तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि कोई भी पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है। हमने उसमें 4 फैक्टर डिस्कस किए थे। कौन कौन से फैक्टर्स हमने उसमें डिस्कस किए थे? हमने देखा था किस तरह से जो बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। और आपको मैंने प्रॉपर कंडीशंस भी बताई थी कि कौन सी कंडीशंस वहां पे अप्लाई होती हैं, कि जब बर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है या बर्थ एंड डेथ, ये दोनों फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होते हैं, या एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ज्यादा रोल कब प्ले करते हैं, ये हमने लास्ट देखा। लेकिन अगर हम बेटा वाइल्ड हैबिटेट की आज हम बात कर रहे हैं, तो वाइल्ड हैबिटेट में जब भी ग्रोथ होती है किसी पॉपुलेशन की, तो वो अलग अलग वे में होती है। तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो है, जो कि प्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, तो उनको हम कहते हैं दैट आर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। ये वो मॉडल्स है जो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जितने भी वाइल्ड हैबिटेट्स हैं, हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वहां पे जितनी भी स्पीशीज होती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो 2 मॉडल्स के थ्रू हो सकती है, या उसमें 1-2 मॉडल हैं, किसी भी एक मॉडल के थ्रू उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो 2 ग्रोथ मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्रोथ मॉडल का मतलब है कोई भी पॉपुलेशन उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में किस रेट पे किस तरह से ग्रो करती है, तो दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे 2 पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज exponential growth model and second one is logistic growth model। दो ग्रोथ मॉडल जो है वो हम नेचर में देखते हैं। कोई भी जो पॉपुलेशन है वो जो ग्रो करेगी, या तो उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के थ्रू होगी या उसकी ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के थ्रू होगी। तो आज हम इन्हीं 2 ग्रोथ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रोथ मॉडल्स को ड्रॉ करने के लिए भी कहा जाता है, उनके बीच में से भी छोटे क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि कोई भी जो पॉपुलेशन है उसको उसके लिए ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो वहां पे होनी चाहिए। कोई भी पॉपुलेशन कब ग्रो करेगी उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ of a population in nature। नेचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे वो पॉपुलेशन ग्रो कर पाए? तो 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्टर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए जिनके ऊपर ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट वन इज फूड एंड सेकेंड वन इज स्पेस टू लिव। एक तो वहां पे उस हैबिटेट में उसके लिए इनफ फूड होना चाहिए। फूड होगा, उसकी अपनी ग्रोथ होगी, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, उसकी पॉपुलेशन में उसकी स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर इंक्रीज होगा। तो सबसे मेन यहाँ पे है फूड, उसके पास स्पेस। अब रहने के लिए उसके लिए जगह भी होनी चाहिए।
जैसे हम अब आप कहेंगे कि अर्थ के ऊपर तो बहुत स्पेस है रहने के लिए, लेकिन कोई भी पॉपुलेशन हर जगह पे सरवाइव नहीं कर सकती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मान लो कि एक पॉपुलेशन है वो सिर्फ बरो के अंदर रहती है, किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन, तो बरो इतना ज्यादा उसका स्पेस होना चाहिए कि वो उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वहां पे जो है वहां पे उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर पाए, ठीक है, एडजस्ट कर पाए वो सारी पॉपुलेशन को। तो स्पेस चाहिए रहने के लिए और फूड चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए। ये दो मिनिमम फैक्टर है जो किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो लेकिन जो है यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि रिसोर्सेज जो है, अब जो हम पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल करने जा रहे हैं, इस ग्रोथ मॉडल में हम दो अजम्पशन लेके चल रहे हैं या दो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब शो करेगी, जब दो कंडीशन वहां पे प्रेजेंट हो। तो वो दो कंडीशन कौन से होंगी? टू कंडीशंस which results in exponential growth। दो कंडीशन जो कि जिनकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो कंडीशन कौन सी है? रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड लेस नंबर ऑफ प्रेडेटर। अनलिमिटेड रिसोर्सेज लेस नंबर ऑफ प्रेडेटर। क्या मीनिंग है कि कोई भी पॉपुलेशन जो है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बेटा कि बहुत ही ज्यादा, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना, उसको एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे इसने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करने के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन होंगी तो वो शो करेगी, नहीं तो नहीं करती है। तो वो दो कंडीशन क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मेन रिसोर्सेज उसके लिए फूड, वाटर, स्पेस इनफ होना चाहिए, मतलब अनलिमिटेड है, बिल्कुल कमी नहीं है, ना फूड की, ना स्पेस की, ना रिसोर्सेज की, पहली बात। दूसरा कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहता हो वहां पे प्रेडेटर बहुत कम हो। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि प्रेडेटर कम होंगे तो वो पॉपुलेशन वैसे ग्रोथ काफी ज्यादा करेगी, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होती है तो वो पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाती है। तो इस ग्रोथ को किस मैं शो कर रही हूं? इस ग्राफ के थ्रू। इस ग्राफ में आपको बताया है ये टाइम है और ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। इस तरफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहां ऊपर की तरफ, और इस तरफ है टाइम। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि ये पॉपुलेशन है, ये अपने हैबिटेट में क्या होगा एकदम से, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, फूड बहुत ज्यादा, वाटर बहुत ज्यादा है, जैसे इतने सारे रिसोर्सेज उसको मिलेंगे तो वो एकदम से उसका नंबर बढ़ेगा। नंबर कैसे बढ़ेगा? उसमें रिप्रोडक्शन फास्ट होगा। जितनी रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उतना इंडिविजुअल की ग्रोथ ज्यादा होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो उसमें रिप्रोडक्शन भी बहुत फास्ट होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले इतना सा टाइम लिया उसने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद उसकी ग्रोथ एकदम से राइज कर गई, ठीक है। और इसने किसको क्रॉस कर दिया? दैट लाइन इज नोन एज के। व्हाट इज के? के इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी
इकोसिस्टम होता है उसके पास कुछ अमाउंट होता है रिसोर्सेज का जो वो उन ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करता है, और उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 100 ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है, 200 को कर सकता है, 300, वो उसकी कैपेसिटी है। तो लेकिन ये उसकी कैपेसिटी को भी क्रॉस कर जाएगा आगे जाकर, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका प्रेडेटर तो कोई है नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका नंबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फॉरेस्ट एरिया था, या एक हमने डेवलप कर रखा है, काफी बड़ा हैबिटेट हमने आर्टिफिशियल डेवलप किया है, तो वहां पे हमने एक डियर की पॉपुलेशन को वहां पे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उस हैबिटेट में कोई भी टाइगर लायन कुछ नहीं है, आपने वहां पे डियर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो डियर्स, क्योंकि अब इतना बड़ा हैबिटेट है, वहां पे उनके खाने के लिए फूड बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वो जैसे ब्राउजिंग करेंगे, उस फूड को खाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ होगी तो उनका रिप्रोडक्शन भी फास्ट होगा, रिप्रोडक्शन फास्ट होगा तो उनका इतना ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उस जिस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसकी कैपेसिटी को क्रॉस कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फूड ही नहीं रहेगा उनके लिए, वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएंगे कि उनके लिए फूड बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ज्यादातर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है बहुत ही कम स्पीशीज में देखने को मिलती है, बहुत हम ये कहते हैं कि किसी भी स्पीशीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी जब उसकी दो कंडीशन होगी, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा और प्रेडेटर नहीं है, और नेचर में ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे एल्गल ब्लूम आप पढ़ते हैं आप सभी। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जब आपके न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो किसी वाटर बॉडी में ऐड हो जाता है, जैसे आपके फर्टिलाइजर्स वाला वाटर है, वो किसी वाटर बॉडी में एडअप हो गया, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जितने प्लांट्स है, अब रिसोर्सेज के न्यूट्रिएंट मिल गए, फूड बहुत ज्यादा मिल गया, स्पेस भी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो उसको यूज करेंगे और बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, वो इतनी ज्यादा ग्रोथ करेंगे पूरी वाटर बॉडी को भर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब उस वाटर बॉडी में इतनी ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं कि वो उसको सप्लाई करें, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सारे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, पॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, एल्गी भी वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। सभी को समझ आ गया ये, या अभी नहीं आया यहां तक? बच्चों को मैम अनम्यूट करना है एक बार। आ गया मैम। आ गया मैम, यस मैम। आ गया मैम, आ गया मैम। यस अच्छा, अब इसकी इक्वेशन बताती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व याद रखना है। नेचुरली ये बहुत ही रेयरेस्ट एग्जिस्ट करता है, कोई भी पॉपुलेशन ऐसे ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन कुछ ही एग्जांपल हमें जो मिलते हैं, ये मतलब ये दिए जाते हैं कभी कभी कि जब ये मिला ऐसा कुछ एग्जाम्पल तब ऐसा मॉडल दिया गया, नहीं तो 99% हमारा ये वाला मॉडल नहीं होता, और सिर्फ 1%। अच्छा, एक और बताती हूँ आपको, जब भी आपने देखा होगा सभी ने, जब भी बारिश बहुत ज्यादा होती है उसके बाद 1-2 दिन बाद बहुत सारे इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा नंबर्स में हो जाते हैं, उड़ते हैं, आपके घरों में एंटर कर जाते हैं बहुत सारे, लेकिन दूसरे दिन वो सारे हुए आपको खत्म मिलते हैं वहां पे, आपके घरों के आगे सभी मरे होते हैं। वो क्या होता है, जो वो एनवायरमेंट होता है वो उनके लिए सबसे तो मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंट होता है, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है, तो उसमें उनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट रेट पे हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फूड इतना नहीं अवेलेबल होता, तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दैट वन इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब मैं इसकी इक्वेशन बताती हूँ आपको कि इसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ये जो ग्रोथ है दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इट शोज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या कहती है,
1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, इस तरह, मतलब 4 से 8, 8 से 16, मतलब जिसमें हर बार डबल हो रहा है उसको जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो बता देती हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन लिखी जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए। dn/dt इसका मतलब क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम में, 1 साल में, 2 महीने में, 1 दिन में, किसी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसमें कितना, वो कितनी कम हुई कितना ज्यादा हुआ, मीन चेंज इन पॉपुलेशन in a particular time। ठीक है, तो ये कितना होगा? B मीन दैट इज बर्थ और D मीन डेथ। जितने बर्थ हुए उसमें से जितनी डेथ हुई उसको माइनस कर दोगे, इनटू मल्टीप्लाइड बाय n। n क्या है कि जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, जैसे आपने कहा कि 1 महीने में कितनी हुई, तो उस मंथ के पहले डे पे कितनी थी उसको हम कहेंगे n। दैट इज पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड। पीरियड जब स्टार्ट हुआ कैलकुलेशन का, उसके सबसे स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी दैट इज n, और दिस इज बर्थ माइनस डेथ। तो किसी भी पॉपुलेशन में बेटा जो बर्थ और डेथ है इसका रेट एक नेचुरल रेट माना जाता है, कि वो एक नेचुरल है कि किस रेट से पॉपुलेशन ग्रो करती है, तो वो एक कांस्टेंट सा ही होता है। कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, नॉर्मली हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो वो कांस्टेंट क्या कहेंगे? b माइनस डी इज इक्वल टू r। व्हाट इज r? इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना आप। अभी मैं ये बता रही हूँ, ये वाला क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन किसी भी टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 10 साल में, कितना होगा? उसमें जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो, और उसमें जितने बर्थ हुए उसमें से डेथ को माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर बर्थ माइनस डेथ मीन कितने बर्थ और कितनी डेथ हुई, इसको हम कहते हैं आर। आर क्या है ये बताती हूँ अब। दैट इज इंट्रिंसिक rate of natural increase। इसका मीनिंग है कोई भी पॉपुलेशन जब उसको अच्छी कंडीशन दी जाएंगी तो वो कितने रेट पे अपना नंबर बढ़ाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं आर। मीन नेचुरल कंडीशन में जब फूड अच्छा है, स्पेस ठीक है, वाटर सब कुछ मिल पा रहा है, उसको प्रीडेटर्स भी कम है, नॉर्मल नंबर में है, तो उसमें कितने बर्थ और कितनी डेथ नॉर्मली होंगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। आर इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन इंटरनल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचुरली वो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करेगी अगर उसको आइडियल कंडीशन दोगे। तो हम b माइनस डी को आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ जो और डेथ वो नॉर्मल कंडीशन में कांस्टेंट से ही रहते हैं, ठीक है। अब आर की क्या इंपॉर्टेंस है? आर किसी भी पॉपुलेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मीन बर्थ और डेथ रेट किसी भी पॉपुलेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये बताता है कि उस पॉपुलेशन के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है दूसरे फैक्टर्स का, बायोटिक और एबायोटिक। जैसे मैं वैसे बताती हूँ कि बायोटिक फैक्टर में हो गया कि वहां पे प्रेडेटर कितने हैं। मान लो एक पॉपुलेशन में जहां पे वो रहती है वहां उसके प्रेडेटर का नंबर बढ़ गया, तो उसका डेथ रेट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इट मीन्स आर कम हो रहा है, नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है अगर, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई उसके एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत चल रही है। जैसे अब हम कह देते हैं कि डियर की पॉपुलेशन में हमें पता चला कि 10 साल में उसकी पॉपुलेशन बहुत डाउन आई है, उसका जो आर है वो कम हो गया, मीन उसमें डेथ ज्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रहे हैं। ठीक है, बर्थ कम का मतलब या तो रिसोर्सेज भी कम है उसके पास, ये भी पता चल सकता है हमें। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो हमें पता चला कि भाई आर की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हमें वहां पे फॉरेस्ट में ये पता करना पड़ेगा कि या तो उसको रिसोर्स नहीं खाने के लिए मिल रहा, या फिर वहां पे प्रेडेटर का नंबर ज्यादा बढ़े जा रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर it shows the impact of biotic and abiotic factors on population growth. Impact of biotic and abiotic factors on population growth. आर के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आएगा, ये इक्वेशन दे दी जाती है आपको और आर के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज आर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर। तो आपने बताना है आर रिप्रेजेंट द बायोटिक और मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ ए स्पीशीज। ये क्या है, हम इसकी डेफिनेशन वैसे बता देते हैं, इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसका मीनिंग है ये रिप्रेजेंट करता है वो मैक्सिमम ग्रोथ किसी स्पीशीज की जब उसके पास कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वो कितनी मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, वो है आर। आर का कम या ज्यादा होना हमें बताता है कि वो पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर वहां के जो बायोटिक फैक्टर हैं, मतलब दूसरी स्पीशीज हैं, या ए बायोटिक फैक्टर मीन वाटर हो सकता है। मान लो बाकी सब कुछ ठीक था, तो गर्मियों में वाटर की शॉर्टेज हो गई, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ रेट बढ़ जाएगा, तो वहां पे एबायोटिक फैक्टर ने उसके इसको कम कर दिया। इसका बढ़ना का मतलब बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, इसका घटना मतलब वहां पे कुछ ना कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम या ज्यादा हो रहा है। यहाँ क्लियर है सभी बच्चों को ये? यस मैम। आ गया मैम, समझ आ गया पूरा। समझ आ गया बाकी बच्चों को? यस मैम। यस ठीक है, यस मैम। अब इसको हम Yes, एक क्या कहते हैं, इसको प्लॉट करते हैं हम n को इन रिलेशन विद टाइम। तो इंटीग्रल फॉर्म एक हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको करना चाहें तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं ऐसे, टाइम के अगेंस्ट ड्रॉ करें तो nt इज इक्वल टू n नॉट e r t, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें क्या है, जो nt है, जैसे मैंने अभी dn ओवर dt बताया, nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। n नॉट है जो स्टार्टिंग में थी, e है दैट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आपने लॉग टेबल देखी होगी, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम दैट इज 2.71828, दैट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, को आप यहाँ अप्लाई करोगे। एंड RT आप सभी को मैंने अभी बता दिया, R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और T क्या है, टाइम, कितने टाइम में हुआ। तो हम इससे एक ग्राफ बना सकते हैं। आपको किसी ने बोल दिया कि ये वाली पॉपुलेशन 3 साल में ट्रिपल हो गई या उससे ज्यादा उसका बढ़ गया, तो उसकी वैल्यू काउंट करें कि वो कितने रेट से बढ़ी है, वो कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है, कितना ज्यादा नंबर हो गया। तो हम लॉग टेबल की हेल्प से उसको निकालते हैं। तो याद रखना है, इसकी जो लॉगरिथमेटिक जो इक्वेशन है वो ये वाली है, nt इज इक्वल टू n नॉट e r t। nt
पॉपुलेशन डेंसिटी 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में कितनी बढ़ी? एन नॉट स्टार्टिंग में कितनी थी? ई आपका होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉग जो होते हैं। आपको इसमें कोई इसमें वो नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखें, कभी घबराएं ना कि हमें यहाँ पे वो न्यूमेरिकल आ जाएगा। छोटा सा एक आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। आरटी हुआ, आर हुआ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी हुआ टाइम। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला ग्रोथ मॉडल था, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल जो है हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मैम यहाँ पे मीटिंग एंड कर दें, बच्चे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे तो ये टॉपिक उनके लिए सेपरेट हो जाएगा, बीच में